नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन 73 साल में बीच में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस पे बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन 73 साल में हमने इन पर अमल नहीं किया, कभी हमने इसको सीरियस नहीं लिया। और इसकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि 73 साल में हम कहाँ खड़े हैं, कितने नुकसानात हम उठा चुके हैं और कितने नुकसानात मज़ीद हम उठाएंगे अगर हम बहुत ही अहम चंद बातें हैं जो बहुत ही अहम हैं, जिसको अगर मान लिया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उनमें मसलन सबसे पहले तो बात यह है कि सियासत में जो ये आपके अदम बर्दाश्त का जो मादा बहुत ज़्यादा आ गया है कि हम दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं हैं, और उसके लिए फिर हम इस हद तक चले जाते हैं कि हम अब्यूज़ लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, गालिम गलोच पे भी आ जाते हैं, सियासी इंतकाम पे भी आ जाते हैं। ये चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, सियासी जमातें जमहूरियत पसंद तो हैं, कहती हैं जमहूरियत सबसे बेहतर निज़ाम है, लेकिन अपने लिए वो जमहूरी नज़र नहीं आती हैं। और इसी तरीके से ये भी देखने में आया है कि ये बात भी सामने है कि अगर मुल्क का सबसे अहम इदारा जुडिशरी अगर ये फैसला कर ले कि उसने आइन के मुताबिक चलना है और फैसले इंसाफ की बुनियाद पे देने हैं, किसी दबाव और नजरिए ज़रूरत को खातिर में नहीं लाना है, तो फिर ना तो इस मुल्क में कोई हुकूमत सियासी इंतकाम पे जा सकती है, ना नायब जैसा इदारा उसका आलयकार बन सकता है, ना कोई अहम तरीन इदारा चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, वो अपने आइनी हुदूद से बाहर निकल सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर जुडिशरी अपना आइनी रोल और इंसाफ पर फैसला करना शुरू कर दे किसी दबाव और किसी नजरिए ज़रूरत और मफाद के बगैर, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। आइए, एक और काम भी हो सकता है। अगर फौज बहसियत अहम तरीन इदारा यह मान ले कि वो एक अहम तरीन मुल्क का दिफाई इदारा है और उसका एक आइनी रोल है, अगर वो इस आइनी रोल को अदा करे और ये मान ले कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। और इसी तरह अगर सियासतदान ये मान लें कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, खादिम हैं, और सियासत एक इबादत है और उनके बहुत सारे अवाम और मुल्क के लिए जो हैं, जो उनको दिए गए काम है, अगर उसको वो कर लेते हैं तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अगर वजीर आजम, सदर और अहम तरीन इदारों के सरबरा ये मान लें कि आइन एक बहुत ही मुकद्दस अहम दस्तावेज है किसी भी मुल्क के लिए, और उसमें आइन की पासदारी और हलफ की पासदारी वो कर लें, तो वो मुल्क में सारे मसले हल हो सकते हैं। इस इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है जनाब जुल्फ़िकार खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर सियासतदान। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं, आपकी बड़ी नवाजिश। नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान बराए वज़ीर आज़म, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और इस इशू पे हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, एक बड़ा नाम, आप भी हमारे साथ हैं। तीनों हजरात का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक अहम तरीन जो गुफ्तगू है वो थोड़ी देर बाद हम आपके सामने पेश करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब की तरफ। सर, ये चंद बातें मैंने आपके सामने की, उसमें से चंद चीज़ें उठाता हूँ, आप जिस पे बोलना चाहें बोलें। कि सियासतदान अगर ये मान लें कि सर वो अवाम के नुमाइंदे हैं और सियासत जो है वो इबादत है किसी भी मुल्क के लिए, और
लेकिन इसके बरक्स हम देखते ये हैं सर कि सियासतदान जो हैं वो जमहूरी अपने आप को जमहूरी तो कहते हैं, लेकिन उनमें वो अपने लिए जमहूरियत उनमें नज़र नहीं आती। इसके बरक्स वो अदम बर्दाश्त की सियासत हमें नज़र आती है और इवन कि गालिम गलोच हमें नज़र आता है। इसके साथ साथ सर इंतकामी सियासत नज़र आती है। तो आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं सर कि ये सियासतदानों को करना क्या चाहिए और किस तरफ जाते हैं सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने इस इंटरव्यू में बुलाया है, और जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी साहब के वालिद और मैं कुलीग रहे असेंबली में, और हफीजुल्लाह खान न्याजी मेरे अजीज़ों की तरह है। देखिए, जो आपने बड़े हिसास इश्यूज़ को रेज़ किया है अपने इस इब्तदाई इंट्रोडक्शन में, हमारे साथ सबसे बड़ा सानिया तो ये हुआ है, हमारे से मतलब हमारे वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि जब कायदे आज़म ने 47 में अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और पाकिस्तान वजूद में आया, और 48 में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी जो टीम थी उनमें से एक जो बड़े सीनियर उनके साथी थे नवाबजादा लियाकत अली खान साहब, उनको शहीद कर दिया गया। ये सारी चीज़ बच्चों में शायद आज तक ना आई हो, क्योंकि आजकल बच्चों को हिस्ट्री का पढ़ने का शौक़ ख़ास नहीं रहा, लेकिन जो सियासत में है वो सब जानते हैं। और जब ये अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, पहले उसमें अब पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद याहिया आए, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आए, और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आए। तो मुझे बार बार शेख रशीद साहब का एक फ़िक्रा याद आता है, जब वो फरमाते हैं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है आजकल जो स्टेज पे है जो फ़ौज के गमले से पैदा नहीं हुआ। तो ये बात तो वहीं खुल गई ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं आज, कोई लंदन भागा बैठा है, कोई कहाँ भागा बैठा है, कोई जेलों में पड़ा हुआ है, और इतराज़ करते हैं फ़ौज पे या किसी इदारे पे। क्या उन लोगों ने इदारों को पहले अपने ताबे नहीं किया था? मुझे याद है कि मुझे एक खाने पे मिले, वो मार्शल लॉ हट चुका था उनका और वो रिटायर हो चुके थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो मुझे कहने लगी कि मुझे जब चीफ बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मुझे कहा कि फलाने फलाने जनरल्स को डिसमिस करना है। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे अख्तियार में ये नहीं होता है, तो अगर कोई उनके खिलाफ चार्जेस होंगे तो वो कोर्ट मार्शल वगैरह एक तरीका बताया उनको। तो देखिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तब भी वो चाहते हैं कि फलाने फलाने जनरलों को डिसमिस करना है, जब हट जाते हैं फिर और रवैया इनका बिल्कुल बदल जाता है। और उसके बाद भी जो आते रहे, मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने कौन सी जमहूरियत दी है हमें? ये हॉर्स ट्रेडिंग और असेंबली के मेंबर्स को खरीद करना, ये किसने सिखाया है? ये फौज ने सिखाया, किसी इदारे ने सिखाया? इन्हीं लोगों ने तो ये रिवायत डाली। मुझे याद है जी, जब 88 का इलेक्शन हो गया तो एक हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा जंगल है चांगा मांगा, एमपी जो इनके साथ थे उनको वहां उठा के ले गए थे। और मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मियाँ साहब, अगर मेरे आपको इस पे एतबार नहीं कि मैं मुस्लिम लीग के साथ ठहरा हुआ हूँ, तो मैं वहां जाके भी तो बदल सकता हूँ। मैं नहीं गया था। तो ये किसने ये शुरू की थी? उस तरफ से पीपल्स पार्टी का भी यही था, वो जहाज़ों में उठा के उनको स्वात ले गए थे। तो ये पहले नहीं हुआ करता था। मैं पहली मरतबा इलेक्ट हुआ सन 62 में, मेरी उस वक्त 26 साल उम्र थी। हमने इन चीज़ों का सोचा भी नहीं था कभी। और जो हमसे पहले गुजर गए थे सियासतदान, मुझे कोई ऐसा वाकया याद नहीं है कि किसी को खरीदा गया हो। तो ये अब हॉर्स ट्रेडिंग का किसने शुरू किया? इतराज़ भी अब वही लीडरान करते हैं जो अब हुकूमत में नहीं बैठे हैं। और फिर ये आजकल जो चल रहा है, जो पीडीएम का एक 12 पार्टीज का एक वो जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने एक दूसरे को क्या क्या गाली गलोच नहीं निकाले जी। एक यहाँ के लीडर हुआ करते थे लाहौर के, मैं फलाने का पेट फाड़ के यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मीडिया, मुझे याद है मैंने मीडिया पे सुना था, मीडिया ने जो एतराज़ किया कि जी आप तो उस जमाने में ये कहते थे और आज आप उनके पास दावतें खा रहे हैं, उनको दावतों में बुला रहे। तो हाथ बांध के कहते हैं यार मैंने उनसे भी माफ़ी मांग ली, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। यानी ये हालात किसने पैदा किए? ये उन लोगों ने पैदा किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत के नशे में सियासत को चमकाते रहे।
जो सियासी रास्ते से आते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं किया करते। ठीक। मुझे नहीं याद कि माजी के जो सियासतदान थे वो इस तरह से एमएनएस को या एमपीएस को खरीद करके अपने साथ खड़ा करते थे। एक प्रोग्राम होता था, ठीक। हर किसी का अपना जमातों के प्रोग्राम होते थे। ठीक। अब वो चीज़ तो खुद इन्होंने बिगाड़ी है और आज एतराज़ कर दे फलां इदारे पे फलां इदारे पे। जजेस को किसने बिगाड़ा था? डॉक्टर साहब, ये बड़े अफसोस की बातें हैं। आपका टाइम थोड़ा होता, मुझे पूरा बात करने का लेकिन मौका सर नहीं मिला। बिगड़ते क्यों हैं? यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे कर देता हूँ सने सर, मैं आपको बिगाड़ना चाहता हूँ सर। बताइए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिगाड़ूं। हाँ। आप बिगड़ते क्यों हैं सर? जी, मैं अपनी जात का तो कह सकता हूँ, मैं बाकियों का क्या कह सकता हूँ? मैं ये मेरे देखिए, मुझे ये मेरे अच्छी सवाल तरह से मेरे इल्म है। आपके तमाम मेरे सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से कि इन्होंने खराब किया, इन्होंने खराब किया, इन्होंने खराब किया। बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल ओपन है, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, ये सवाल उठता है, हम जैसे लोग तालिब इल्म जो अपने मुल्क के, बल्कि सभी वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप, मुझे अगर कोई कहता है, मैं कहता हूं मैं कल ही ये नौकरी छोड़ दूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा, और मैंने छोड़ दी 92 की नौकरी। तो मेरा सवाल ये है कि इतने ताकतवर इदारे वो ये पॉलिटिशियन की बात मानते क्यों है सर? बस इतनी सी जवाब दें, मैं आगे जाता हूं। देखिए, अब उन पे मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, वैसे भी उनको इस्तेमाल कैसे किया गया। तरक्कियां उनके पास, अपॉइंटमेंट्स उनके पास, पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनके हाथ, और एक खानदान चला आ रहा है, कोई 35-36 साल से चला आ रहा है, जो उस वक्त एसी या नायब तहसीलदार या कुछ भर्ती हुए, वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे, इन्हीं की वजह से पहुंचे हैं ना। वरना नॉर्मल प्रोसीजर में एक नायब तहसीलदार कभी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, तहसीलदार कभी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, वो कहीं एसी वेसी की जाके रिटायर हो जाया करते थे। तो उन्हीं के लोगों को इस्तेमाल किया गया ना। ठीक है। किसने किया? दौलतमंदों ने। ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा इस बाकी इदारे जो आप मैं आगे, हाँ, अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें तो करें। मैं फौरी तौर पर जाना चाहता हूं नदीम अफजल चंद साहब के पास। नदीम अफजल चंद की एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इसीलिए नहीं आता हूं कि सियासतदानों को गालियां देनी पड़ती हैं, बुरा कहना पड़ता है। सर मेरा आपसे सवाल है, 280 आर्टिकल हैं सर, 7 शेड्यूल हैं आइन में, और ये अहम तरीन दस्तावेज़ात हैं जो हमें सियासतदान भी बताते हैं, इदारे के लोग भी बताते हैं, जुडिशरी भी बताती है, हर आदमी हमें यही बताता है कि आइन से मुकद्दम कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि ना इदारे, ना हुकूमत, ना जमहूरी क़ुव्वतें इसकी पासदारी करती हैं। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पुरानी बात आप कर रहे हैं, इस मुल्क में बड़ा बड़ा खिलवाड़ हुआ है आइन के साथ भी, जमहूरियत के साथ भी, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये तीसरी असम्बली है जो मियाँ साहब, पहले प्यूर पार्टी, फिर मियाँ साहब, और अब ये पीटीआई की हुकूमत की असम्बली है, तो ये तीनों अपनी मुद्दतें पूरी कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो हम डेमोक्रेसी में मजबूत होते जा रहे हैं। हमारा जुडिशरी पहले से आप देख लें, एक जुडिशल एक्टिविज्म भी आया, फिर एक स्टेबल जुडिशरी भी आई, और मीडिया भी इस हवाले से, और फिर जहाँ तक तल्लक है ब्यूरोक्रेसी का, तो ब्यूरोक्रेसी भी यकीनन पहले से बेहतर हुई है। लेकिन आप ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं समझता हूँ वो अब बातें पुरानी हो गई हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अब लोगों को एक ऐसी अवेयरनेस आ गई है कि आम आदमी को भी आइन से, असम्बली के साथ, जमहूरियत के साथ कुछ उसको पता चल गया है कि क्या लोकल बॉडी सिस्टम कितना ज़रूरी है, इस मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम कितना ज़रूरी है, चारों सूबों को मिला के कौन सा निज़ाम चल सकता है। तो अब वो पहले वाला ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन आप ये कहें कि चीज़ें आइडियल हैं, आइडियल अभी नहीं है, लेकिन एक ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक और 2 दफ़ा इलेक्शन हो जाएंगे तो यकीनन डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर हो जाएगी, और सियासतदान भी मैच्योर हो जाएंगे, मजीद मैच्योर हो जाएंगे। जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं वो भी कुछ सीख जाएंगे, और खोसा साहब जैसे जो सीनियर सीजन लोग हैं, ये भी मैं समझता हूँ डिलीवर मजीद करेंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ है। मैं इसमें मायूसी का बिल्कुल कोई शायबा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब जिस तरह पहले होता था कि एक हुकूमत जाती थी और एक शैडो कैबिनेट लाइन बना के
एच करें या वेस्ट कोट बना के सिलवा के बैठी होती थी। अब वो जमाना नहीं है ना, नजरिया जरूरत के तहत अब कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्टैंप लगाएगी, तो इस हवाले से तो अब बहुत बेहतरी है। अच्छा सर, ये आप मैं तो ये नहीं, मेरा सब बिल्कुल बेहतरी होगी, ज़रूर होगी। मेरा तो सर आपसे सवाल ये है कि क्या इदारे आइन की पासदारी कर रहे हैं? क्या अहम तरीन अदालतें जो फैसले हैं, जिन फैसलों को इंसाफ के ऊपर आना चाहिए, उनको रुकना नहीं चाहिए, उनको वो फैसले मेरिट पे होने चाहिए, मेरिट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या ये सारी चीज़ें आपको सर नज़र आ रही हैं? जो आइन में 280 आर्टिकल हैं उस पे हमारे सियासतदान अमल कर रहे हैं, इदारे अमल कर रहे हैं, वो अपनी आइनी हदूद में काम कर रहे हैं, जुडिशरी अमल कर रही है, वो इंसाफ पर मबनी बग़ैर दबाव के, बग़ैर किसी मफादात के फैसले दे रही है सर? क्या ऐसा है सर आज? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल 100% परफेक्शन है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप अगर साबका अदवार के साथ आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो जो कुछ होता था आज वो नहीं है इस तरह हो रहा। और आज देख ले आप, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, और इसी तरह आप हमारा जो फौज का इदारा या एस्टैब्लिशमेंट का इदारा है तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं और वो भी अपने जवाब देते हैं। और मैं समझता हूँ हुकूमतें भी अपने आप को काउंटेबल हैं और हर रोज डेली बेस पे जवाबदेह होती हैं, कहीं पार्लियामेंट के अंदर, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहीं मीडिया के अंदर। तो ये चीजें अब आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो रहा है, पार्लियामेंटेरियन हो या दूसरे इदारे हो, तो मैं यकीनन समझता हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है। ये बड़ी बात कर दिया आपने। मैं आता हूँ जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब के पास। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि सर वाकई जो है आइन पे ये तीनों अहम तरीन लोग, हुकूमत, जुडिशरी, इदारे, जो भी इदारे हैं, इसमें फौज है, वो अमल कर रही है? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा साहब, जो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बड़े भाई भी हैं और बहुत ही मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, और फिर हर दिल अजीज चंद, ये वो नाम के चंद नहीं है, ये अमाल के और हर लिहाज से चंद है। मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरी की तारीफ इनके किसी काम नहीं आएगी, इनको नुकसान ना पहुंचा जाए। वो मैं दिल करता है कि मैं जो अम्बो लगा दूं। डॉक्टर साहब, ये भी पता था कि ये गल बड़ी बात गई है मुख्तियार है, तो मेरे मजबूत कंधों पे ही ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए जी, बात यह कि सरदार साहब ने जो शुरू किया ना, तो ये हमारी तारीख जो है ना उसको थोड़ी सी क्योंकि मैं इसका बड़ा ही ना सिर्फ यह कि इसकी अंदर डूबा हुआ हूँ, इसकी बड़ी तारीख बिनी से स्टडी की हुई है, और मैं अगर सियासत में दिलचस्पी है तो ना तो किसी इस वजह से है कि मुझे कोई सियासत के अंदर मेरा कोई एक्टिव रोल रहा है, मैं एक आइडियलिज्म के तौर पे स्टूडेंट लाइफ से ये मैं रोड़ना बिछोड़ना है, ये मेरे अंदर अच्छी बसी है। मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा जायका जो है ना मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई नजीम अहमद चंद को भी है। ये कुछ भी है, सारी मजबूरी के बावजूद आज के दिन तो वैसे ही मेरे पे बड़ा कड़ा दिन है, आपने पता नहीं आज क्यों इनको छुट्टी नहीं दी। इनको एक हफ्ते का रेस्ट चाहिए था, सैबेटिकल लीव, लेकिन आपने उसकी सैबेटिकल लीव जो है, जो रेस्ट लीव थी, उसको आपने पता नहीं क्यों खामखा ज्यादा इनको करने के लिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप तमाम लोग मौजूद हूँ। देखिए जी, जब मैं तो 51 में भी नहीं जाता हूँ, लियाकत अली खान साहब के खिलाफ जो है मैं 2-3 फिक्र जरूर करूंगा कि सरदार साहब ने थोड़ी सी तारीख को फ्लोरा है। मैं लियाकत अली खान के खिलाफ जो पिंडी साजिश केस हुआ है, जो उनका बेईमाना शहादत हुई, उसमें भी नहीं जाता हूँ। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जब टर्मिनेट किया गया, मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया, तो मोहम्मद अली बोगरा को जिस असेंबली से अप्रूव करवाया गया और सारी चीजें पामाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़े, जस्टिस मुनीर आज पाकिस्तान के लिए अब कहते हैं कितना बेचारे का एक तौहीन अमेज नाम है पाकिस्तान की तारीख में, तो वो लोग वो थे जो बानियान पाकिस्तान थे, पाकिस्तान बनाया।
फिर सियासतदान, बिल्कुल सरदार साहब की बात सही है कि सियासतदान हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक जितने हमारे पास हैं, ये दामे दुर्मे सुखने फौज की नर्सरी में ही बड़े पैदा पीजे गए और वहीं से बड़े हुए हैं। बल्कि जो पहले से पहले तो उनकी पैवंदकारी फिर फौजी हुई, क्योंकि अयूब खान की कन्वेंशन लीग में फिर बानिया ने पाकिस्तान, खलीकुज़्ज़मान जैसे और ए के फजल हक जैसे पता नहीं क्या क्या नाम है जो मैं आपको गिनवाता जाऊं तो अब शेषतर रह जाएंगे। लेकिन 1300 बंदा एब्रो भी करना पड़ा ये सब कुछ करने के लिए। फिर ये एक बड़े हम सहूलत से कहते हैं जी, और सरदार साहब तो खैर किसी और एंगल से कह रहे थे, कल मैं एक टीवी बहस सुन रहा था और हमेशा होता है कि छांगा मांगा, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि बददियानती नहीं हो सकती कि हम नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाए। नवाज शरीफ तो छोटा मोहरा था, और मोहरा हकीर की क्या हैसियत है, पड़ा शतरंज के ऊपर एक प्यादे की क्या हैसियत है कि शातिर ने उसको कहां रखना है। ये एक मिडनाइट जैकल ऑपरेशन हुआ था 88 के अंदर, जिसने बेनजीर का रास्ता रोकना था, वो नाकाम हुआ, फिर उसको कोर्ट मार्शल भी हुए, और फिर उसके बाद बेनजीर की हुकूमत जो नहीं चलने दी गई थी, वो तो अलहदा बात है कि अल्लाह मियां ने बताया कि मैं ही मौजूद हूं, छांगा मांगा नवाज शरीफ की या हफीजुल्लाह न्याजी की या मेरी जिम्मेदारी योगी के लॉजिस्टिक करो। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब के 2011 के जलसे में ऐसे लोग जिन्होंने जलसे मुनक्किद कराए 30 अक्टूबर के और सारे पैसे दिए, अभी तरीके साहब में नहीं आए थे, उनको कहा गया कि पैसा आपने लगाना है, फलां ने ये काम करना है, ये लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी देते होते हैं। डॉक्टर साहब ये काम ऐसे चलने वाला नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ आईन की हुकूमत होगी। ये आज नदीम अजहर चंद साहब चूंकि इनका दिन अच्छा नहीं है तो इसलिए आपको पूरी ओपिनियन नहीं मिली, थोड़ी बहुत बारा फिर चखा दिए, ये नहीं किया कि इनको बिल्कुल आपको मालूम किया हो। ये 3 हुकूमतें जैसे चली हैं, सरदारी के मेमो गेट, ये तो हुकूमत कैसा थे, रुलाना पता चलता था एयर एम्बुलेंस खड़ी है। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई तो 2014 में पैनामा नहीं आई थी। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्या कसूर किया था जब पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से चतराल तक ये बिल बोर्ड लगे थे ताहिर कादरी साहब के, जो मेहमान अदाकार है पाकिस्तान में, और जब भी आते हैं किसी तूफान का पेशमा होता है या करने कोई उसकी आबजारी करने की कोशिश करते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, वो कौन सी उस्ताद 1 साल में रियासत पे आन पड़ी थी। फिर मुझे बता दें नवाज शरीफ साहब ठीक है, मुशर्रफ साहब का सरदार साहब मेरे भाई ने जिक्र किया है, जो झूठा मुस्तरद झूठा है, जन अजीज की किताब खामशी कब तक कर लें, जो अपनी फौज को, अपने कोर कमांडर्स को, अपने राइट हैंड मैन को, लेफ्ट हैंड मैन को जो धोखा देता रहे, झूठ बोलता रहे, 13 अड्डे दिए और कहा कि मैं 1 अड्डा दे रहा हूं उनको सिर्फ सिंध के अंदर जकवात का। फिर पता चला कि सारे ड्रोन यहीं से उतर के जा रहे थे, सारे ऑपरेशन हमारे खिलाफ भी हमारे अंदर से उड़ के किए गए, तरबेला तक के लिए उसके हवाले किए गए थे, सारे झूठ बोले। उस बंदे की बातों पे हम क्या सरत करें कि जिसने अपने आप को बचाने के लिए जिसने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ वो जुर्म किए हुए जिसकी सजा मौत और बदतरीन मौत है, और वकार सेठ साहब ने उसको सही तयन किया था। मुझे बताएं जफरुल्लाह जमाली साहब ने क्या कसूर किया था, वो तो इनके हैंड पिक था, उसको साल बाद क्यों निकाल दिया। जुनेजो साहब ने क्या कसूर किया था, चलो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने क्या कसूर किया था, उसके बाद जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब का शायद IAS चुनरीगर है, उन्होंने क्या किया, चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया, सुरवर्दी ने क्या किया। ये ऐसे कर को आग रख देते हैं। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के वक्त में तो हमारा ख्याल था कि कुछ अरसा में 10-15 साल इसी से सुकून आ जाएगा, पाकिस्तान टूट चुका था और हम बिल्कुल तार तार फिर रहे थे। डॉक्टर साहब एक DNA खराब हो चुका है, इस मुल्क को अब किसी सिमत चलना है। देखो मुल्क जो मुल्क बर्बाद हुए आज तक वो हुए हैं जहां सियासियत में इस्तेकाम हुआ है। ये तारीख इंसानी का सबसे बड़ा झूठ है कि जी करप्शन जो है मुल्कों को तबाह करते। मैंने इनको कहता हूं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में है, बैठते मैंने कहा मुझे कोई एक मिसाल दो तारीख इंसानी की, ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम 300 साल से आया है, एक मुल्क बता दे जहां सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, उस मुल्क ने इक़्तिसादी खुशहाली हासिल की हो, एक बता दे। ठीक है, मुझे एक मुल्क बता दे यहाँ पे, मैं करप्शन वाले आपको बहुत सारे मुल्क बता दे, जो चीन, भारत, सऊदी अरेबिया, दुबई, जो कि सिर्फ सियासी इस्तेकाम जब तक उन मुल्क में रहा है, इक़्तिसादी तौर पर वो बड़े खुशहाल रहे हैं। चुनाचे ही सिक्का रह जो लग जाता कि वो किया जाए, चेहरे को बदनाम किया जाए। अब करप्शन इस मुल्क में मैं इससे मर रहा हूं,
नदीम अजहर चांद साहब बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो है हमारी हो सकता है उस इंटेंसिटी की नहीं की होगी जिसकी सारा की होगी, लेकिन हम लोग जब हम वेस्टर्न सोसाइटी में जो रह के आए हैं, मैं भी थोड़ा सा रह के आया हूं, पता चलता है कि हमारी मोरालिटी वो नहीं है इस कौम की, हमने कौम को बनाया ही नहीं है। अब क्राइसिस कौम का ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त डॉक्टर साहब आपका मुल्क जो है बिल्कुल 1971 की तरह फंस कर रह गया। ये मुल्क एक शदीद इस वक्त सियासी बुहरान के अंदर है, शदीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, इक्तसादी बुहरान जो है उसमें मुस्तैद है, गवर्नेंस फेलियर हुए हुए पूरे मुल्क के अंदर, और आखिरी चीज है कि सफारती तौर पर तनहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, अंदर से खत्म हुआ है। अभी भी हम ये साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान को हटाना है, ये रखना है, अपोजिशन को हटाना है, ये रखना है। इमरान खान साहब के साथ भी तल्लुकात 2-2.5 साल के, मुझे पता है उसकी क्या नीयत है, ठीक है सर, कि उसके इमरान खान के कितना कंफर्टेबल है, कितना इत्तेमाद करता है, वो मेरा कज़न है, मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं, वो अंदर से इत्तेमाद नहीं करता, और ये लोग भी एस्टेब्लिशमेंट भी किसी पे इत्तेमाद नहीं करती। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई ना सियासतदान दूसरे इत्तेमाद कर रहे हैं, न इमरान खान कर रहे हैं। मैं ये आखिरी फिक्र कहने दे कि अगर इस मुल्क को बचाना है, खुदा के वास्ते इसको इमरान खान के ऊपर, उसके तहादियों के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर छोड़ दे। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत सियासी तौर पर सर्वाइव करती है तो उसका हक है कि वो यहाँ पर पूरा करे। अगर वो सियासी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकती, असेंबली के अंदर नहीं कर सकती, लेकिन सिद्ध के दिल से अल्लाह मियां को हाजिर नाज़िर जान के ये वादा करना होगा कि हमने आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपने आप को बैर कर रहे हैं और इसको सियासतदानों पे छोड़े। ठीक है सर, में बड़ी वीक होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक पे जात फंसाते हैं। वेलकम बैक। जी सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जो जवाब देना चाहें दें, 4 मिनट आपके पास है। एक छोटा सा सवाल भी आपके सामने रखता हूं और टू द पॉइंट मैं चाहूंगा सर जवाब इसका, वो ये है कि अगर अहम तरीन इदारा पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया का अहम तरीन इदारा जिसे जुडिशरी कहती हैं, अगर सर वो ये फैसला कर ले कि वो किसी दबाव, किसी मफाद और किसी नजरिए जरूरत पे नहीं होगा, तो क्या इस मुल्क के कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान या अहम तरीन इदारे के लोग गैर आईनी काम कर सकते हैं सर? जी सरदार साहब। जी, अगर ट्रू स्पिरिट में जो आप बता रहे हैं कि अगर जुडिशरी इस चीज़ पे आ जाए, सही माने में जिसे असल स्पिरिट कहा जाता है, फिर किसी सियासतदान की या किसी और इदारे की ये जरूरत नहीं होगी कि आइन से, कानून से हट के कोई बात की जाए। लेकिन देखिए ना, वो भी तो आप याद कर लें कि एक सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया था। मैं उसी जमात में था, मुझे कहा गया, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं, मैं नहीं गया था। हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना जी, जो सियासतदान बैठे हुए हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं मुल्क के, उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना उस इदारे के ऊपर क्यों हमला किया गया था। उस वक्त एक फैसला पेंडिंग था जिसकी वजह से, खैर मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाहता। अगर जुडिशरी को पिछले आप कुछ सालों से देखें तो जो जजेस आते रहे हैं वो बड़ी मेहनत करके और बड़े जज्बे के साथ उस इदारे में कुछ तब्दीली लाना चाहते थे। टेन्योर किसी का 1 साल, किसी का 1.25 साल, किसी का 1.25 साल, तो कोई भी तब्दीली एक फर्द के साथ नहीं हो सकती। ये तो सक्सेसिव जो जजेस आते रहेंगे वो भी इसी सबक पे, इसी लाइन पे चलते रहेंगे, तो ये इदारा मुल्क को सीधा कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बात ये आती है ना जी, अगर हम ये कोई भी, मैं लीडर हूं, मैं कहता हूं मैं फलाने को जेल करवा दूंगा, जेल करवा के ही रहूंगा, ये तो जेल आप या मैं नहीं कर सकते, ये तो कानून ही करेगा ना। हमें भी तो कानून का एहतराम करना चाहिए ना। हम क्यों ऐसे दावा करें जी मैं फलाने को जेल में भेज कराऊंगा। हाँ, ये कहा जाए कि कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा, कानून का अगर इन्होंने तोड़ा है तो हम इनको जेल कराएंगे। तो हम, हमारा अपना भी तो अमल कोई ठीक नहीं आ रहा ना जी। अब जैसे दोनों मेरे लिए अजीज हैं, हफीजुल्लाह खान ने भी बातें की और उन्होंने अपनी जमात के दिफा में बातें की। मुमकिन है कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आई होगी, मुमकिन है कि 5 साल पीपल्स पार्टी कर गई, 5 साल नून लीग कर गई और ये 5 साल कर जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि ये कर जाएं, लेकिन हालात देख लेना, इनके होते हुए इनको एक बहुत बड़ी सेटबैक थी। ये कोरोना वायरस का एक सानिया खड़ा हो गया सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उससे बहुत धचके पड़े हैं। हमारी मईशत को भी उस पर बहुत सारा बुरा असर पड़ा है, ट्रेडिंग में वगैरह वगैरह वो हुआ है।
लेकिन आखिर बाकी मुल्कों में तो ये आया है ना ये तूफान, हमारे मुल्क में बल्कि निस्बतन कम, अमवात भी कम हुई है और इंसिडेंट्स भी कम हुआ है। लेकिन इससे निकलना पड़ेगा। अब हमारी क़यादत इस वक्त जो मुल्क की क़यादत है वो कहती है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, 2.25 साल या 2.5 साल होने के हैं, अभी तक हमें वो चमक वो दमक नजर आ नहीं रही। कुछ नजर आ शायद ये कोरोना की वजह से कुछ रुकावटें होगी लेकिन अभी तक हमें वो गवर्नेंस में वो तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसको गवर्नेंस कहते हैं, हुकूमत करना कहते हैं। जी सर। अब एक जैसे बड़े सीनियर अहदे के लोग होते हैं, आईजी है या चीफ सेक्रेटरी है, वो 6-6, 8-8 महीने में, 5-5 महीने में तब्दील, इससे कोई सॉलिडारिटी नहीं बन रही है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं आता हूं जनाब नदीम अफजल चंद साहब की तरफ। नदीम अफजल चंद साहब जो कहना चाहें, बड़ा वो जैसे न्याजी साहब कह रहे थे बड़े आप बड़े मोहतात होके बात कर रहे हैं। बहरहाल सर बहुत अहम सवाल करने जा रहा हूं, लोग आपको सुन रहे हैं, मैं भी आपको सुन रहा हूं सर। और ये सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम है सर? एक तो मैं आपसे ये सवाल बिल्कुल क्लियर कट पूछ रहा हूं, और दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या इस मुल्क में आज तक अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है सर? क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं सरदार साहब ने जो बात की है जुडिशरी के, आपने जो सवाल सरदार साहब पे किया था, मेरे ख्याल में बिल्कुल हमारी जुडिशल, अगर जुडिशरी आइडियल होती तो आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। और आज भी देखें हाई कोर्ट लाहौर में 21 सीटें खाली हैं और अलमिया ये है कि पेंडेंसी इतनी है और हम जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे। हम जुडिशल रिफॉर्म्स जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्लियामेंट को रोक दिया, पॉलिटिकल पार्टी सारी सर पकड़ के बैठ गई। नून लीग उस वक्त आ गई कि नहीं हमने इफ्तिखार चौधरी से टकराव नहीं लेना, और वरना वो कहता है मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। तो वो उसका रिजल्ट हम आज भुगत रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, यकीनन मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि यहाँ मुकम्मल ताकत का सरचश्मा आवाम हो। जहां तक आप यस और नो के जवाब में पूछेंगे तो अभी तक नहीं है। अब रह गया बात आपका अगला सवाल, आप कहते हैं कि क्या अगला तीसरा सवाल क्या था आपका? सर मैंने कहा था कि क्या इस मुल्क में आज तक वोट, अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ मिला है सर? क्या कहेंगे सर? नहीं, अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ जहां तक मिला है, लेकिन मैं समझता हूं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं भी मिला तो उसके पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप जिम्मेदार है। जो पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी ना हो, पब्लिक देखे ना, पब्लिक वोट देती है, लेकिन जब कोई लीडर जेल में बंद हो जाता है तो कितने लोग जेल के बाहर बैठे होते हैं। एक हल्के की आवाम भी नहीं होती जो 90,000 या 1 लाख वोट लेके आए होते हैं। पब्लिक को ओनरशिप नहीं पब्लिक ले रही अपनी लीडरशिप का, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो जो है ना ये वो नहीं है। वोट देते हैं लोग, लेकिन लोग इस वक्त लीडरशिप से प्यार नहीं करते क्योंकि उनको डिलीवर नहीं हो रहा होता, उनको सम्राट नहीं मिल रहे। इस पार्लिमानी निज़ाम के, इस जमहूरियत के जो सम्राट आम आदमी को मिलने चाहिए थे वो खास तबके को मिल रहे हैं, एक अशराफिया को मिल रहे हैं, एक एलीट क्लास को मिल रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को मिल रहे हैं, उनको सम्राट मिल रहे हैं, एक आम आदमी को नहीं मिल रहा है। ये हकीकत है। ठीक है सर, मैं न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूं। सर एक सवाल है मेरा, और वो ये है कि न्याजी साहब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, ये मेरे दो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग भी बैठे हैं और आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान में कोई एक इदारा, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई और इदारा हो, एक इदारा अगर वो अपना हक इंसाफ के मबनी करे तो सारे मसले हल हो सकते हैं, आपकी नज़र में वो कौन सा इदारा होगा सर? न्याजी साहब की आवाज नहीं आ रही हमें। जी न्याजी साहब, न्याजी साहब की आवाज नहीं आ रही है। न्याजी साहब को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जरा पूछें भाई। चले एक ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। मेरी आवाज आ रही है सर आपको, न्याजी साहब? जी आ रही है जी सर मेरा एक सवाल है, मैं जी। 4 मिनट आपके पास है। मेरा एक सवाल है सर कि अगर हुक्मरान या सियासतदान और दूसरी तरफ फौज और तीसरी तरफ जुडिशरी, सर इन तीनों में से कौन सा एक इदारा सही हो जाए, अपना सही रोल अदा कर दे, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा? क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, किसी एक इदारे की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान एक आईनी रियासत है, इसके अलावा कोई तरीकेकार है ही नहीं इस मुल्क को आगे चलाने का। ये विम्स पे नहीं चल सकती, ये इस मफरूजे पे नहीं चल सकती कि जो लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं वो जाहिल हैं, उनको इल्म नहीं है। मैं इस कतना दर्ज है कि मैं अमेरिका में 2 इलेक्शन जो है उसमें तकरीबन प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किया, जिसमें दोनों दफे रेगन इलेक्ट हुए थे, रोनाल्ड रेगन। और मैं तब भी कहता था कि उस वक्त कभी वोटर पाकिस्तान का जो अर्ली 80s का और लेट 70s का, मैं समझता था कि पाकिस्तान का वोटर जो है पूरी दुनिया मैंने खंगाल लिया है। मैं पाकिस्तान के वोटर को ज़हीन तरीन समझता हूँ, चाहे मियाँ वाली के कितने ही दूर अफ्ताद इलाके के वोटर क्यों नहीं है। ये चंद साहब बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं। सरदार साहब बड़े, डीजी खान भी उतना ही पसमानदा जितना मियाँ वाली है। लोग बड़े अलर्ट हैं। चलो हम मफरूजों पे कायम करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक तो चीज है आइन, इसकी हिफाजत की सारे कसम खाते हैं। किसी के पास इतनी जो भी देख ले, चाहे हमारी सियासतदान है चाहे जुडिशल, तो हल्फ लेते हैं। हमारे पीएमए काकूल में हल्फ लिया जाता है। हमारे चीफ साहब अभी जब गए पीएमए काकूल तो उन्होंने कहा जी कि हमें फौज जो है आइन के एक वफादार है या उसकी पाबंद है, उसकी वफादारी की। बिल्कुल सही कहा। अब हर एक का रोल उसमें दिया हुआ है। लेकिन एक और चीज नई दरियाफ्त हमने की है 70 साल से, वो कौमी मफादात। भाई जो है उसको खुदा के वास्ते, जैसे 280 आर्टिकल्स आर्निंग के, इसी तरीके से कौमी वसीतर कौमी मफादात का भी एक पम्फलेट जो है वो बना दिया जाए, किताबचा। ये 30-40 क्लासेज है, ये कौमी मफादात है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि कौमी मफादात के खिलाफ बात नहीं होने देंगे। तो हमें पता तो चले ना कौन सी चीज है जो कौमी मफाद के खिलाफ हो रही है। हवा में तो सेबर हेडलिंग हो नहीं सकती। देखिए क्राइसिस मुल्क का ये है कि इसमें सिवाय इसके कि चंद लोग हैं, उनका असूल होता है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। ये अल्लाह ताला ने ताकत के साथ अजीब किस्म की खन्नासी डाली हुई है, और ये ताकत में कभी भी नहीं चलता कि व्हेन एनफ इज गोइंग टू बी एनफ। जमहूरियत के अंदर यह है कि कितना ही बंदा कोई टैरेंट बन जाए, जैसे सरदार साहब ने नवाज शरीफ साहब की मिसालें दी, उनको एनक्रोच किया है। डेफिनेटली इनकी बहुत गलतियां, कोई थोड़ी गलती नहीं है सियासतदानों की। लेकिन मैं उनका हाथ इसलिए नहीं करूंगा कि इस वक्त मैं कोई छींटों से नहीं करना चाहता। जब पाकिस्तान डूब रहा है, मैं तो इस वक्त खुदा गवाह कि पाकिस्तान नजरिए पाकिस्तान की बात नहीं करता जिसे पाकिस्तान वजूद में आया है। ये सारी अब लग्जरी हो गई है। अब क्या चीज जरूरत है? किसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत जो है, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। आपका ख्याल है इस मामूली वाक्य हुआ है कि अपोजिशन ने अगर तंग आमद बजंग आमद हो सकता है चंद साहब को सूट करता हो, कि अपोजिशन ने नैरेटिव किया है ये चंद साहब की पार्टी को सूट करता हो, लेकिन जो बात जानते हैं, जो सियासतदानों कहते हैं कोई सही वाक्य नहीं हुआ। और सियासतदानों ने अगर कंप्लेंट्स रखी हैं खुल के, और पहली दफा 3-4 महीने से या कम से कम पिछले 3-4 हफ्ते से या 3-4 महीने से खुल के एस्टेब्लिशमेंट बात हो रही है। हम तो ये बात पूरा 2018 के इलेक्शन के बाद मैं तो कवर कर रहा जियो को बैठा 8 दिन, हम कह ही नहीं सकते थे कि कुछ धांधली हो रही है या इम्कानात आ रहे हैं। फौरन हटा दिया गया जियो से। मैंने पूरे प्रोग्राम इसमें कराए हुए कि वो रात कितनी भयानक थी, जब रिजल्ट आ रहे तो कह दिया गया कि आप लोग सारी जान से छुपारे हो जाए। अभी 8 बजे कि पीटीआई की फतह डिक्लेयर करनी है, और वो अब हम सुनते हैं जी कि हमने इलेक्शन दानेदारी से कराए हैं। भाई अगर ये बात आप ये कहते हैं कि हम कौम को थोड़ा सा जिच करना चाह रही हैं, उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते आखिरी बात है डॉक्टर साहब, ठीक, कि बिल्कुल कह दें कि जी आप संभालें। इमरान खान साहब को अगर आप गिरा सकते हैं असेंबली के अंदर, बिस्मिल्लाह। आइन के अंदर गिरा सकते हैं, बिस्मिल्लाह। और हिफाजत करें कि कोई बंदा आइन के खिलाफ ना जाए। और यकीन जाने कि अदालतें हैं इसके काम के लिए, अदालतें फौज को भी बुला सकती हैं, अदालतों के पास बहुत ही, लेकिन उसके लिए उनको भी बिहेव करना पड़ता है। ये तो नहीं कि ऊपर लिखो कुरान की आयत
कि मेरा इंसाफ से बेचो सुप्रीम कोर्ट की, और साकिब ने सारा इंसाफ बेच रहा था, इलेक्शन जितवा रहा था लोगों को बैठा हुआ। ये वो दिखा के गए 3-4 में, कहते हैं जी कि लाहौर की जो शबाशी को क्यों ट्राई किया गया, कि पता था कि जब ये डेवलपमेंट आएगी, ये 56 कंपनियों का काम आएंगे, जो आएंगे जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, तो ये ना हो कि इनको क्रेडिट मिल जाए, उनको उठा के गुनाह। ठीक है सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। जिसने कहते छुट्टी उनको ना मिली जिन्होंने सबक याद किया। ठीक है सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।